नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम जो कि 13 नवंबर 2021 को कंडक्ट हुआ है। तो इस एग्जाम्स के तीनों पारियों में पूछे गए 100 प्लस जीके के सवाल, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। टोटल तीनों पारियों में 120 सवाल पूछे गए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 40 जीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सभी सवाल आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हो रहे हैं। हमेशा की तरह दावा होता है जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। भले ही वीडियो कितना ही क्यों ना डिले हो जाए, अभी 10:30 प्लस हो रहे हैं, फिर भी आपके लिए यहाँ पर मेहनत जारी है। तो इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखने वाले हैं आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के, और लास्ट में देखेंगे आज के 13 नवंबर के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर 36 सवाल मिले 40 में से, थर्ड शिफ्ट के लगभग 20 के आसपास और प्रथम पारी के 25 सवाल कवर करने वाले हैं। तो बने रहना आपको वीडियो के एंड तक। और सेकंड शिफ्ट के सवाल से शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर यूपीएसआई और भी अन्य यूपी कांस्टेबल वगैरह, यानी सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो भी चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, इन सभी की मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर फेस्टिवल डील चल रही है, जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 की बजाय आपको 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, और ये पास 280 रुपये में टीटीजी के कूपन कोड से आप ग्रैब कर सकते हो। मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, या ऑल इंडिया में पहले ही पता चल जाए क्या रैंक आ सकती है, कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप बूस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे 50% तैयारी आपकी यहीं से कवर हो जाती है। और टेक्स्ट बुक जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको सेम इंटरफेस या फिर डैशबोर्ड वाला मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेकंड पारी में पूछे गए जीके के सवाल, जो नवनीत सिंह, अतुल वगैरह इन सभी कैंडिडेट ने भेजे हैं। तो पहला सवाल है, मलयालम भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। यही आपको पूछा है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई वो 1965 में हुई है, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया है, जो कि मलयालम भाषा का ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यानी प्रतिवर्ष एक भाषा का दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार 1965 में पहला ही पुरस्कार है वो मलयालम में ही दिया गया था, जो कि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो लास्ट वाला 2019 में, ये भी दोस्तों मलयालम कवि जिनका नाम है अक्कीतम अच्युतन नंबूत्री को दिया गया है 2019 में। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि पहला 1965 में दिया गया था, कौन सी भाषा में दिए जाते हैं, तो 8वें अनुसूची में शामिल जो भी भारतीय भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, साथ ही साथ अंग्रेजी में यहाँ पर इंक्लूड की गई है। आपको पूछ ले कि अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि अब तक एक ही दिया गया है, वो दोस्तों अमिताभ घोष को दिया गया है, जो 2018 में दिया गया था। हिंदी का जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ये चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगला सवाल देखते हैं, मुख्य जो सूचना आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सूचना आयुक्त का पूछा है तो राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति रहती है उनकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य सूचना आयुक्त की। और जो ये समिति है इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये जो समिति है सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त तो होता है, और 10 से अधिक सूचना आयुक्त है वो नहीं हो सकते हैं। जो यहाँ पर टोटल सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत की गई थी 2005 में। और आपको यदि पूछ ले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो समिति रहती है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है। उच्च न्यायालय है हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 के तहत कहा गया है। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में की गई थी। किनके द्वारा, संत विनोबा भावे, याद रखना है बहुत बार एग्जाम आ चुका है, जो कि भूमि सुधार आंदोलन था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हैं वो किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार पूछ रहे तो यूएसए से हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपको आपातकाल से बहुत बार आता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन है। और यूडब्ल्यूएसआर रशिया से लिया गया है मौलिक
मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। ब्रिटेन से शासनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता यानी जो BECA भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता है, ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये दोस्तों 2+2 डायलॉग है भारत और अमेरिका के बीच में। लास्ट डायलॉग 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस विषय पर ये जो समझौता BECA पर है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। 2+2 वार्ता है। तो 2+2 वार्ता भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में आयोजित की गई है। भारत के द्वारा ये जो वार्ता रहती है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ आयोजित की जाती है। BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल ये हो जाएगा कोऑपरेशन। अगला सवाल देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह का विरोध किसने किया था? पहली पारी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पूछा था 1856 वाला। तो विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, याद रखना है, विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 जो कि 26 जुलाई 1856 को, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहूँगा, जो ये विरोध की बजाय होगा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे से विधवा की शादी भी करवाई थी, तो इन्होंने सहयोग किया था। इन्हीं के द्वारा ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो 1856 में इन्होंने विरोध नहीं, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इनका समर्थन किया था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 की बात हो रही है, 26 जुलाई 1856 को ये AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950 किससे संबंधित है? AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस जो 1950 वाला है। तो गोपालन ने दावा किया कि निवारक निरोध अधिनियम जो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 21 जीवन का अधिकार और आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार के साथ असंगत था। तो ये इन आर्टिकल के मध्य असंगतता के बारे में जो गोपालन ने दावा किया था और सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध कानून की वैधता को बरकरार रखा और स्पष्ट कर दिया कि ये सभी अनुच्छेद 19, 21, 22 से पूर्णतः अलग अलग विषय से संबंधित हैं और इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो ये AK गोपालन बनाम मद्रास केस हुआ था 1950 में। एनीमिया रोग आपको पूछा है आयरन की कमी से, जो कि हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया रोग। और बहुत बार आता है किस विटामिन की कमी से, विटामिन B6 और B12 की कमी से भी ये एनीमिया रोग हो जाता है। संपत्ति का अधिकार आपको पूछा, तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा जो अभी अनुच्छेद 300A में रखा गया है। पहले जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उस समय ये आर्टिकल 31 और 19F के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन से पहले था। और जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट वाले, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित हुआ था? प्रथम राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश है, वो 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का जो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड इन राज्यों की स्थापना कब हुई है, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी, याद रखना है इन तीन राज्यों का। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम की 1987 में हुई थी। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की 1972 में हुई थी। दादर नगर हवेली के साथ दमन दीव ऐड हुआ है 26 जनवरी 2020 को। अगला सवाल है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक से सवाल आया है सेकंड सेट में, तो ये आर्टिकल 108 में है। और जो ज्वाइंट सिटिंग है ये किन के द्वारा बुलाई जाती है? तो संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बहुत बार एग्जाम में इन दोनों फैक्ट से सवाल आता है, आर्टिकल और अध्यक्षता से। राष्ट्रपति बुलाते हैं, 108 आर्टिकल है, और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनकी उपस्थिति में डिप्टी स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला, राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो महाधिवक्ता का पूछा, जो राज्य का महाधिवक्ता है वो आर्टिकल 165 में वर्णन है। और आपको पूछ ले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का, तो आर्टिकल 76 में है, जैसे कि एक थर्ड सेट में ये महान्यायवादी आप पूछा भी गया है। ये सभी को पता होगा, काफी इजी सवाल रिपीट हो रहे बार बार। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 है। प्रथम पारी में आपके वो महान्यायवादी से ही पूछ लिया था, अटॉर्नी जनरल है जो कि सर्वोच्च विधि अधिकार से था पहले सेट में अनुच्छेद 76 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश जो बुनियादी शिक्षा अधिनियम है वो 1972 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता है ये 2006 में पारित की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, मोटर व्हीकल एक्ट से बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं प्रत्येक सेट में। तो केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 से सवाल आ रहे हैं। तो इसकी धारा 129 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक बच्चे के लिए मोटरसाइकिल पर, दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है? तो 4 वर्ष से अधिक बच्चा है तो उनके लिए दुपहिया वाहन में
हेलमेट पहनना अनिवार्य है इस केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अकॉर्डिंग। इससे पहले आपके इसी यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर जो जुर्माना रहता है वो 25,000 रुपये का ये पिता पर जुर्माना और उनको 3 महीने की सजा का भी प्रावधान रहता है। और यहाँ पर 2019 के केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक या फिर एक्ट की बात करें तो इनमें और जो यहाँ पर लगते हैं चार्जेज हैं या फिर बात करें चालान की, तो सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना, दोपहिया वाहनों पर 2 से ज़्यादा सवारी इसमें भी 1,000 रुपये। तो ये सीट बेल्ट है, ये दोपहिया वाहनों की नकल की कार सभी की बात हो रही है। तो सीट बेल्ट यदि आप नहीं पहनते हो तो 1,000 रुपये, और दोपहिया वाहनों में 2 से अधिक सवारी इसमें भी 1,000 रुपये का जुर्माना है। हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये, 3 महीने की लाइसेंस भी रद्द। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10,000, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग 5,000 याद रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और रद्द होने के बावजूद भी आप यदि ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द हुआ उसके बाद ड्राइविंग तो 10,000 दुगुना डायरेक्ट थी। ओवर स्पीड कर रहे तो 2,000 आपका जुर्माना। खतरनाक आप ड्राइविंग कर रहे तो 5,000 है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 जुर्माना याद रखना है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 एनुअल सीट में जरूर आएगा। और जो मोबाइल पर बात करते हो उसमें 5,000 का जुर्माना रहता है। बिना परमिट के आप वहाँ व्हीकल चलाते हो तो 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर 20,000, ओवरलोडिंग 20,000 है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगता है। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये और 3 साल की सजा रहती है, जो प्रीवियस में आ चुका है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, हरित क्रांति में किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया था? तो YVS यानी जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं, HYV हाई यील्ड वेराइटी, जो उन्नत किस्म की बीज है हरित क्रांति में। ये हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और प्रारंभ करने के से श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है हरित क्रांति का। और भारत में हरित क्रांति का प्रणेता है वो उस समय कृषि और खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को जाता है। अगला सवाल देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से आपका एक सवाल पूछा गया था। तो ये वन्य जीव से संबंधित कोई अलग आयोग है, उनके अध्यक्ष थे या फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो सकता है उस समय प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ये सवाल आया है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है तो कमेंट करके बता सकते हो जो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं। एक जल प्रदूषण अधिनियम से सवाल आया तो 1974 वाला है ये। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी इसी के तहत 1974 में की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। वन्यजीव संरक्षण 1972 है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है। अगला सवाल, भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अनुसार सार्वजनिक उपद्रव के लिए कितनी राशि के दंड का प्रावधान है? सार्वजनिक उपद्रव करते हुए आप दंड संहिता की धारा 290 के तहत 200 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। शेड्यूल आपको पूछा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण बंदरगाह कहाँ पर है, कौन सा है, जहां पर पहली बार निर्यात वो कांडला पोर्ट गुजरात में है। कर मुक्त अनुलाभ, टैक्स फ्री जो अनुलाभ है वो सुविधा कौन सी है? तो चिकित्सा सुविधा हो जाती है, नाश्ता है, टेलीफोन सुविधा, मनोरंजन सुविधा, रिफ्रेशर कॉस्ट वगैरह है। तो ये जो जितने भी कर मुक्त अनुलाभ ये होते क्या हैं? तो वे सुविधाएं जो कर्मचारी कहीं पर काम करते हैं, जो भी उनका मालिक नियोक्ता है, तो नियोक्ता से ये सुविधाएं प्राप्त होती है एडिशनल, जो कि कर मुक्त रहती हैं, चार्जेस नहीं रहते हैं, वेतन की आय में सम्मिलित नहीं की जाती हैं, ये अलग से रहती है। तो ये चिकित्सा सुविधा हो सकती है, नाश्ता, टेलीफोन सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाएं, रिफ्रेशर अलग कोई कॉस्ट रह जाए तो कर मुक्त अनुलाभ के अंतर्गत ये आती है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 में है। राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो विश्रांति काल के दौरान ये राष्ट्रपति के पास शक्ति रहती है। आर्टिकल 22 से आपको सवाल पूछा है तो आर्टिकल 22 है कुछ दशा में गिरफ्तारी है, और 23 है तो मानव का दुर्व्यापार हो जाएगा, वो आर्टिकल 23 में है। नेक्स्ट सवाल आर्टिकल 24 से पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं वो किसी कारखाने या फिर खाने में काम नहीं कर सकते, नियोजित नहीं हो सकते। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 24 में वर्णन है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से संबंधित कौन सी धारा है? तो धारा 4 के तहत 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है यदि आप सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हो। अगला सवाल है रासुका से राष्ट्रीय सुरक्षा नियम से कानून से आपके सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980 वाला है, तो कमेंट करके बता देना इनमें एग्जैक्ट क्या सवाल आया था। अगला सवाल यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ
यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सवाल आया है, जिसमें पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा निवेश है वो किस देश का रहता है। तो अभी बात करूँ मैं 2021 के डाटा की, तो मॉरिशस का निवेश है जो सर्वाधिक 24% भारत में अधिकतम निवेश है वो मॉरिशस देश के द्वारा किया गया है। उसके बाद इन्फ्लो है सेकेंड इक्विटी का, वो सिंगापुर का 21% और जापान का फिर 11% है। और विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश है वो नीदरलैंड में होता है। पौधों में भोजन निर्माण का कार्य कहाँ पर होता है? तो दोस्तों पौधों में भोजन निर्माण है वो पत्तियों में। कहाँ पर? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनता है, जो क्योंकि पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है और पानी के साथ जो रिएक्शन करता है और यहाँ से भोजन प्राप्त होता है पौधों को। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 50 का पूछा गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला सवाल एक पूछा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से फरार व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा है? तो आप कमेंट करके बता सकते हो ये एग्जैक्ट क्या सवाल था। ये कुछ सवाल एग्जैक्ट नहीं मिले हैं सेकंड शिफ्ट की। अगर कोई विदेशी भारत में कोई अश्लील साइबर अपराध करता है उसको सजा किस कानून के तहत, यानी भारतीय कानून जो साइबर क्राइम कानून उनके तहत या फिर विदेशी कानून के तहत, इस टाइप से ऑप्शन थे। एक कृषि फंड अनुपात से था विश्व बैंक और भारत के बीच में, तो कितने का रेशियो है? और 2011 की जनगणना जन्म दर पर प्रश्न था जिसमें ये ऑप्शन दिए गए थे। ये कुछ सवाल स्पष्ट नहीं मिले जिन भी कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है, कमेंट करके बता सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। स्पेशल थैंक्स पुनीत यादव, आशुतोष पांडे और शैलेश शुक्ला। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो सवाल सेंड करने की लिंक वहाँ पर मैसेज लिंक मिल जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पारसी कितने थे? 2011 की जनगणना के अनुसार जो पारसी आबादी थी वो 57,264 थी, जिसमें से 28,115 पुरुष और बाकी महिलाएं थी। 2001 में इनसे पहले जनगणना हुई थी, उसमें पारसी आबादी ज़्यादा थी 69,601 और 11 में 57,264 थी। अभी जैसे कि धार्मिक आधार पर जो जनसंख्या है 2016 में ये डाटा आया था 2011 की जनगणना का जो बताई गई थी, 2016 में ये रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर हिंदुओं की कुल जनसंख्या आपको पूछ रहे तो 96,63,00,000 है, जो कि टोटल जनसंख्या का धार्मिक आधार पर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 79.8% है टोटल पॉपुलेशन की, जो लगभग 80% हिंदू हैं। और बात करूँ यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या की वो 17,22,00,000 यानी कह सकते हो कुल आबादी का 14.2% है वो मुस्लिमों की जनसंख्या है। ईसाइयों की कुल जनसंख्या है वो 2,78,00,000 है, जो कि 2.3% है। सिख हैं टोटल 2,08,00,000 है, जो कि 1.7% है। बौद्धों की जनसंख्या है वो 0.84 जो कह सकते हो। और जैन है वो 45 लाख या फिर 0.45 करोड़ है, जो कि 0.4% है। अगला सवाल आकस्मिक निधि का आर्टिकल आपको पूछा है। आकस्मिक निधि है वो संविधान के आर्टिकल 267 के अंतर्गत आती है। और जो संचित निधि का पूछ रहे हैं तो एक और कम कर दीजिएगा, आर्टिकल 266 है संचित है और आकस्मिक में 267 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के जज के वेतन का निर्धारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है, इसका वर्णन आपको आर्टिकल 125 में मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग संसद है वो विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के जज हैं इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद में विधि के द्वारा। तो हाई कोर्ट जज के वेतन का निर्धारण का उल्लेख आर्टिकल 221 में मिलता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय है ये सेम ही उल्लेख मिलता है आर्टिकल 125 में भी और 221 में भी, कि जो जहाँ पर न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अगला सवाल, महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 से ये सवाल पूछा गया है। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ कि महान्यायवादी है वो कौन हो सकता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की योग्यता रखता हो वो महान्यायवादी बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, ये अभिषेक सिंह ने, उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1950 में 24 जनवरी को स्थापना हुई है। समवर्ती सूची में टोटल विषय है 52 विषय हैं। शुरुआत में 47 थे, बाद में और ऐड हुए तो 52 हो गए हैं। इसी प्रकार वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। शुरुआत में संघ सूची में 97 थे और राज्य सूची में 66 विषय थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? सभी को पता होगा 12 सदस्य राष्ट्रपति नाम निर्देशित और 238 सदस्य हैं राज्य और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित रहते हैं। और जो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो पहले प्रावधान था वो 2 सदस्यों का था, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये आरक्षण खत्म किया गया था जनवरी 2020 में। भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? ये ऑप्शन मेरे हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि उधर में भी भोजन का पाचन होता है स्टोमाक में।
तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टोमाक होना चाहिए, बाकी चौथा विकल्प क्या था, नहीं मिला है। वैसे भोजन में पाचन की बात करें तो शुरुआत हो जाती है मुंह से, चबाने से हो जाती है, और जो अंत होता है पाचन का वो स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत में होता है, जहाँ पर सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। ये भोजन पाचन तंत्र के अंग आप कह सकते हो। एफआईआर की फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगला सवाल पूछा गया यहाँ पर, किस संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 9वीं अनुसूची है वो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड की गई है, जिसमें भूमि सुधार और इससे संबंधित जो ऐड हुए हैं 9वीं अनुसूची में, जो ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार कानून वगैरह ऐड हुए हैं 1951 में। एक सवाल और पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची है, याद रखना है, जो 9वीं के बाद ऐड हुई है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐड हुई, मैं सारा बता भी रहा हूँ यहाँ पर आपको। जैसे कि ऊपर आपने देखा है 9वीं अनुसूची का 1951 में हुई थी, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। 11वीं अनुसूची जो ऐड की गई थी वो 73वें संविधान संशोधन 1993 जो 92 वाला है, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 वाला है, जिसमें 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया था जो नगरीय शासन प्रणाली से संबंधित है। तो 74वें संविधान संशोधन से 12वीं, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची ऐड हुई है, जिसमें पंचायतों का वर्णन मिलता है। और 10वीं अनुसूची ऐड हुई है वो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुई है, जो कि दल बदल विरोधी कानून इसमें मिलता है। तो ये सभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई है, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, सहकारी समितियों का प्रबंधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये आपकी हुआ 97 जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, इसके तहत सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित ये पारित किया गया था संविधान संशोधन 2011 में, जो कि 97 आपको याद रखना है। ये 15 फरवरी 2012 से लागू भी हो गया था। और बात करूँ यहाँ पर मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इनके द्वारा सहकारिता को 2012 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत जो भ्रूण लिंग जांच है वो अपराध है, आप भ्रूण लिंग जांच नहीं कर सकते हो, वो अपराध रहता है। वो किस एक्ट के अंतर्गत है, तो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, जो कि आप कह सकते हो पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक है। ये 1994 वाला एक्ट है, इसके तहत ये अपराध है। भारत में पीआईएल का क्या अर्थ है, जिसमें न्यायालयिक ऑप्शन दे रखा था, तो ये न्यायालयिक से संबंधित है। जनहित याचिका कह सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक इस प्रकार की याचिका होती है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या फिर अन्य कोई व्यक्ति है, संस्था है, वो पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है। अगला सवाल है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। 1922 में हुआ था, 4 फरवरी की बात है। जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर ये चोरी चोरा नामक स्थान है, और यहीं पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकने की कोशिश की, और इसका रिजल्ट रहा कि जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी गई थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना से गांधी जी बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो गई थी और वो अहिंसा के समर्थक थे। और इसका क्या यहाँ पर परिणाम रहा, तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय इसी चोरी चोरा कांड के कारण लिया गया था। विदेशी लोगों के लिए भारत में कानून से एक सवाल था, और किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, ऑप्शन पर आधारित था। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो इसमें क्या ऑप्शन वगैरह थे। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो आपकी 13 नवंबर के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। कल आपको पता है कि 12 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के काफ़ी कम सवाल मिले थे जीके की, वो आप देख सकते हो। 12 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के ये सवाल हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दूंगा। अब लास्ट में देख लेते हैं आज के 13 नवंबर के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल कौन से हैं, और इन कैंडिडेट का धन्यवाद जिन्होंने सेंड किए ये सभी सवाल। तो प्रथम पारी में पूछे गए सवाल में जैसे अलग से वीडियो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं एक साथ ब्रीफली कवर कर देता हूँ। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य केस किससे संबंधित हैं, तो ये कैदियों के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने से संबंधित है। 1978 में हुआ था ये केस। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन मिलता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, और दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, वो एक्ट है दहेज निषेध अधिनियम, ये 1961 में पारित हुआ था। और बात करूँ सती प्रथा पर रोक है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। बाल विवाह पर पूर्णतः रोक है जो शारदा एक्ट है वो भी 1929 में पारित हुआ था। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 324(2) के अधीन राष्ट्रपति को
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो भी निर्वाचन अन्य आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की शक्तियां दी गई हैं। जिस प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सवाल पूछ ले कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या पर 65 वर्ष का है, जो भी पहले है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल यहाँ पर, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में है? भाग आपको मिलने वाली ये जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं ये भाग आपकी 14 में वर्णित हैं, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक है। भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन का उल्लेख है, और भाग 18 है ये आपात उपबंध हो जाएगा। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी, भारत के महान्यायवादी, जो अपन ने ऊपर सवाल आया था थर्ड सेट में आर्टिकल 76 से, और वर्तमान में या फिर 15वें जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल है। और राज्य में जो एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है राज्य का। 73वां संविधान संशोधन है 1992 वाला, जो कि 24 अप्रैल 1993 को पास किया गया था। और ये जो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस इसीलिए मनाया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन से आपको पूछा कब पारित किया गया था, तो ये आपके हुआ है 1992-93 में पारित हुआ है। दल बदल विरोधी कानून है, कवर कर चुके हैं अपन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट वाला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 20 से सवाल पूछा गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि है, तो जब आपका कानून बना था, जैसे कि किन्हीं ने 1950 में अपराध किया है, तो 1980 में जो नया कानून है तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा कि 1950 वाला अपराधी भी अभी कवर कर लें। और एक से अधिक बार है उन्हें अपराध के लिए दंडित भी नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 20 में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट वाला है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा है, आर्टिकल 48A में वर्णन है। और वन्य जीव और वन दोनों को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 7वीं अनुसूची का जो समवर्ती सूची है जिसमें इन्हें ऐड किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 153 बताता है कि राज्यपाल हैं उनसे संबंधित है, आर्टिकल 153 है। और एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, जो एक राज्यपाल है एक या एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। आयकर किस प्रकार का टैक्स है? तो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी किस प्रकार का? इनडायरेक्ट है। सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? 1615 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। और ओवरऑल बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका नाम है श्री पॉल हेनरी स्पार्क 1946 में। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में, उस समय क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ था। और दूसरी बार 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध में। तीसरी बार 1975 में। अगला सवाल है, निजता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में निजता का जो अधिकार रहता है, राइट टू प्राइवेसी, जो कि 2017 में ये मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सेकंड सेट में भी था। एनीमिया रोग विटामिन बी कमी से, आयरन की कमी से कह सकते हो, फोलिक एसिड की कमी से हो जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में फ्री एजुकेशन पॉलिसी कब शुरू हुई थी? तो ये 86 उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, तो ये 2011 में हुई थी। और बाकी जो अपनी बात करें, यदि भारत की बात करें कि भारत में किस एक्ट के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट ये बना है एक्ट, तो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें 21 आर्टिकल ऐड हुआ है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और अपने उत्तर प्रदेश में जो फ्री एजुकेशन पॉलिसी है ये नियम बना है 2011 में। अगला सवाल, जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि है, तो जनसंख्या में जो माइक्रो डिवाइड ईयर है, लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही 1951 वाला है। और जो यदि पूछ ले महाविभाजन वर्ष है जिसमें जनसंख्या में कमी हो गई थी वो 1911 और 21 वाला दशक है, तो 1921 को कहा जाता है महाविभाजन वर्ष। अगला सवाल है, मनुष्य, जानवर या पौधों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या फिर संक्रामक रोग हो गया कीटों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने की रोकथाम का विषय की सूची में है। तो यहाँ पर आपको पूछा जो भी संक्रामक बीमारियां हैं एक से दूसरे में फैलती हैं उनके रोकथाम का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं जिसमें एक ये भी है। बहुत बार मैरिज का पूछा जाता है, तो विवाह है, तलाक है, ये भी समवर्ती सूची का है। शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ट्रेड यूनियन जितने भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ड्रग्स है, एविडेंस एंड ओथ हैं, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। और नेक्स्ट वाला है, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई। एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट वाला है, सतत विकास लक्ष्य में टोटल 17 लक्ष्य हैं जिसमें पहला लक्ष्य है गरीबी का उन्मूलन करना है। वो लक्ष्य सभी सतत विकास 17 लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का टारगेट है। अगला सवाल है, कोशिका के केंद्र में स्थित घने गोल बॉडी के रूप में जाना जाता है, तो केंद्र का यहाँ पर आपको परिभाषा दे रखी थी।
और नेक्स्ट वाले यहाँ पर केंद्र सरकार के बजट 2020-21 में कृत्रिम गर्भधान के लक्ष्य को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो कृत्रिम गर्भधान की कवरेज को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950 में हुआ था। तो ये आपके प्रथम सेट के 26 सवाल है। सेकेंड सेट के अपन ने 36 सवाल देखे और थर्ड सेट के भी इस प्रकार टोटल 18 से 19 सवाल कवर किए हैं और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। और आपने यदि एग्जाम दिया है तो आपके कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो पा रहे हैं या फिर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये एग्जाम नहीं हुआ तो कमेंट कर देना आपका एग्जाम कब है और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। और जब भी आपका एग्जाम होता है और आपके से अपने पूछे गए जीके के सवाल आप जरूर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको सवाल भेजने की लिंक भी मिल जाती है। और बाकी यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक से ज्वाइन करना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अभी आपको 12 मंथ के बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है और ये मॉक टेस्ट आपको 280 मिल जाएगा। तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।